One of the most ambitious and phenomenally successful dream projects of all time, the greatest fantasy movie of all time, the trilogy will not soon, if ever, find its equal. अब थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि ये सारे डिस्क्रिप्शंस किस फिल्म सीरीज के बारे में हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। अब मैं नहीं जानता कि इस ट्रायलॉजी को आप में से कितनों ने देखा है, लेकिन अगर आपने इसे नहीं देखा तो आप फैंटेसी जॉनर के वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स को मिस कर रहे हो। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक मूवी सीरीज है विद 3 मूवीज और ये इसी नाम के एक नॉवेल पर बेस्ड है। इन तीनों मूवीज को 2001 से 2003 तक रिलीज किया गया था, मतलब हर साल एक मूवी। और इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब फर्स्ट मूवी के रिलीज होने से पहले ही इसके थर्ड मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। इसके क्रिएटर्स को शायद पूरा भरोसा था कि जो वो बना रहे हैं वो लोगों को जरूर पसंद आएगा। आजकल ज्यादातर मूवीज जो आती हैं उनका रन टाइम 2 घंटे का होता है, लेकिन इन मूवीज का रन टाइम था फर्स्ट पार्ट 3 घंटे, सेकंड पार्ट 3 घंटे और थर्ड पार्ट 3.5 घंटे। और बाद में जब इसके एक्सटेंडेड एडिशन को रिलीज किया गया तब हर एक मूवी में आधा घंटा और ऐड किया गया। जब ये मूवीज रिलीज हुई तब इसके फर्स्ट पार्ट को 4 ऑस्कर्स मिले, सेकंड पार्ट को 2 और थर्ड पार्ट को 11। इनफैक्ट थर्ड मूवी को हर उस कैटेगरी में ऑस्कर मिला जिसमें उसे नॉमिनेट किया गया था और आज तक ऐसा किसी भी मूवी के साथ नहीं हुआ है। इन तीनों मूवीज का कंबाइंड बजट $281 मिलियन था और इनका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $2.99 बिलियन। तीसरी मूवी द रिटर्न ऑफ द किंग टाइटैनिक के बाद दुनिया की दूसरी मूवी है जिसने $1 बिलियन की अर्निंग्स की। ईयर 2000 में CGI और VFX इतने भी एडवांस नहीं थे कि इतने बढ़िया मूवीज को बनाया जा सके, जिसकी वजह से मूवी के जितने भी लोकेशंस हैं मैक्सिमम न्यूजीलैंड के रियल लोकेशंस हैं। और जिन भी कैरेक्टर्स के लिए CGI को यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल गोलम, उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट किया गया, जिसकी वजह से आज भी उस CGI को अप्रिशिएट किया जाता है। इसके अलावा मूवी के कई सीन्स को शूट करने के लिए काफी स्मार्ट टेक्निक्स को यूज किया गया है। इस मूवी सीरीज की स्टोरी को सिंप्लीफाई करें तो एक रिंग है जिसे पाने के बाद कोई भी करप्ट हो जाता है और मिडल अर्थ को बचाने के लिए फ्रोडो नाम की कैरेक्टर को इसे एक वॉल्केनो के अंदर डालना है। अब इस बेसिक स्टोरी लाइन में कई सारे कैरेक्टर्स, स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा गया है जो इस सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अब किसी भी फैंटेसी जॉनर में उस फैंटेसी वर्ल्ड को बिलीवेबल बनाना काफी ज्यादा जरूरी है और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अपने वर्ल्ड को काफी अच्छे से बिलीवेबल बनाती है। फिर चाहे वो हॉबिट्स हो, एल्व्स हो, उसके लार्ज स्केल बैटल्स हो या फिर गोलम और ऑर्क्स जैसे कैरेक्टर्स। इस मूवी सीरीज का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसके एक्शन सीक्वेंसेस और खासकर लार्ज स्केल वॉर सीक्वेंसेस। मतलब सिर्फ मेन कैरेक्टर्स को फॉलो करने की बजाय कई सारे लोगों को मास लेवल पे लड़ते हुए दिखाना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ तो आप यूट्यूब पर द बैटल ऑफ हेल्म्स डीप, द राइड ऑफ रोहिरिम या फिर हेराडिम्स वर्सेस रोहान आर्मी, इन तीनों में से किसी एक बैटल को सर्च कर सकते हैं। बैटल सीक्वेंसेस के लिए भी काफी बढ़िया साउंड डिजाइन यूज किया गया है। इस मूवी सीरीज ने एक लेगेसी क्रिएट की है और इसके रिलीज हुए ऑलमोस्ट 20 इयर्स बाद Amazon प्राइम इसके राइट्स खरीदकर एक प्रीक्वल सीरीज बना रहा है, द रिंग्स ऑफ पावर। और इस टीवी सीरीज का बजट $1 बिलियन प्लस बताया जा रहा है, जो कि आज तक किसी भी टीवी सीरीज के लिए हाईएस्ट बजट है। इनफैक्ट जेफ बेजोस भी इस फ्रेंचाइज के फैन हैं और वो खुद इन निगोशिएशंस में इन्वॉल्व थे। अब मुझे नहीं पता कि इससे ज्यादा मैं आपको क्या रीजंस दे सकता हूँ इस फिल्म सीरीज को देखने के लिए। अगर आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है तो इस फिल्म सीरीज के बारे में अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपने इसे नहीं देखा तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए, वरना आप फिल्म हिस्ट्री के एक वर्क को मिस कर दोगे।